Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of the class FSC second year, how are you, dear students? Hope you are all fine and doing well. तो आज मैं आप सबको लेक्चर नंबर 31 में वेलकम कहता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो लेक्चर है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री से मुतल्लिक है। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ये खुश्क होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पर तवज्जो दें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। तो आए आज के लेसन में स्टार्ट लेते हैं। इससे पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज हैं लेक्चर से मुतल्लिक तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें। और फर्दर ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बहम पहुंचती रहें और आप अपनी तैयारी में मशगूल रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है उसमें जो MCQs लिए गए हैं, आपको पता है कि MCQs तो खैर आपका बड़ा पसंदीदा डिपार्टमेंट है। आप बड़ा पसंद करते हैं कि MCQs को पहले हल किया जाए ताकि जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। MCQ नंबर 16 जो आज के लेक्चर में है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको पता है कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? तो आप क्या करते हैं, x पॉइंट में से x पॉइंट का डिफरेंस यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस दूसरी तरफ क्या है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं ये 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 आएगा, जबकि इधर 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4, तो 4 और 1 मिलके 5 अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट क्या होगा? पार्ट नंबर डी। अब हम देखते हैं MCQ नंबर 17। इसमें कहता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट दिस फॉर विच x एंड y बोथ आर इक्वल इज इन द कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब वो कहता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट दिस। अब इनके पॉइंट्स को हम बताना चाह रहे हैं x और y के, इन विच x एंड y इज इक्वल। अब देखें आपको x और y हर जगह जहां इक्वल दिया गया हो तो आपने ये बताना है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए इसका मतलब x और y इक्वल का मतलब x और y के दोनों के साइंस सेम हैं। अगर इन दोनों के साइंस सेम है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। तो आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब लेंगे तो यहाँ हमें एक तरफ लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस, तो दूसरी जानिब आपको लेना पड़ेगा वाई एक्सिस। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ और फिर एक वर्टिकल लाइन भी ले लेता हूँ। अब वो कहता है x और y इक्वल है। लेट अस सपोज x और y 0 0 हैं तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब x और y दोबारा इक्वल हैं, फर्स्ट कर लें x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो फिर यहाँ कहीं पॉइंट x और y इक्वल 2 2 पे ये यहीं पॉइंट आएगा। अब अगर आप दोनों की वैल्यूज नेगेटिव लेते हैं, -1 ले लेते हैं x और y दोनों की वैल्यूज, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो इस तरह से अगर हम इस ग्राफ को कंप्लीट करें तो आपको क्या लगता है ये ग्राफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये ग्राफ जनाब पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में से पास करेगा। ठीक है, पहले और तीसरे में से। तो यहाँ देखें लोकेशन ऑफ द पॉइंट दिस, तो इस पे जितने पॉइंट्स होंगे जो ग्राफ की लोकेशन है वो क्या बनेगी? ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के दरमियान से पास करेगा। आगे कहता है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल यानी ट्राइंगल के अंदर जो भी सेंट्रॉइड होगा डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशो। वो मीडियंस को किस रेशो में तकसीम करेगा? लेट अस सपोज कि हम यहाँ कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में हम कोई ड्रॉ करते हैं मीडियंस। आपको पता है मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाएगा, ये एक मीडियन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मीडियन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरा मीडियन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3 मीडियंस हम टेकअप कर रहे हैं। तो याद रखें वो कहते हैं रेशो क्या बनती है। अब फर्स्ट कर लें पॉइंट ए से डी की जानिब अगर आप लेते हैं तो ये लेंथ बड़ी है,
जबकि ये बाकी लेंथ छोटी। तो ये रेशो कितनी होती है, ये याद रखें हमेशा, ये 2:1 होती है। ये आपने मैट्रिक में भी किया और एफएससी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि मीडियंस जब भी डिवाइड करते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उस पर किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1, यानी 2 हिस्से एक तरफ होते हैं और एक हिस्सा एक तरफ, तो 2:1 बनती है। नंबर 19 में कहता है द पॉइंट दिस लाइज इन द क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब आपको x पॉजिटिव दिया हुआ है जबकि y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो नेगेटिव दी हुई है। तो ज़रा देखते हैं x एक्सेस के ऊपर और y एक्सेस के ऊपर ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा जी, x पॉजिटिव 1 2 3 इट शुड बी, और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव, यहाँ कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 जी। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, ये कहलाएगा -38। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये चौथा क्वाड्रेंट, तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट, चौथे क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को आप यहां से क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, कहता है द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस इज कॉल्ड। याद रखें मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं उसे एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें, तो जो पहले वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं एब्सिसा, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहां पर देखें क्या पूछ रहा है, एक्स कंपोनेंट, तो ये एक्स कंपोनेंट, इसको क्या कहते हैं एब्सिसा, इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे एब्सिसा, तो ये पार्ट जो बी ऑप्शन है इसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो। देखें मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये अगर आप कोई लाइन लेते हैं तो इसमें जो भी मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट कर लें ये ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी है, तो ये मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट कोई भी लूंगा, अगर फर्स्ट कर लें ए से एम तक 4 है और बी से एम से लेकर बी तक भी 4 है, तो जरा इनकी रेशियो बनाएं, 4:4 सिंप्लीफाई करेंगे 1:1। तो याद रखें जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा 1:1 में डिवाइड करता है। आगे कहता है स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन 90 इज, तो 90 वाले का इंक्लिनेशन देखते हैं। टेंजेंट 90 जब भी लेंगे तो देखें कि स्लोप की वैल्यूज क्या आती हैं। तो टेंजेंट 90 हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो स्लोप आपका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट है जी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन। हाँ जी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो और कहाँ से लेना है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के क्या होंगे, 0 0। तो ओरिजिन से फासला मालूम करने के लिए यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ, लिखूंगा 12, x की जगह आ जाएगा 0, फिर 5 y की जगह फिर आ गया 0, और जो इक्वेशन का 7 है, इस 7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -7, और ऊपर आपने क्या लेना है, मॉड, डिवाइडेड बाई जो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो कितना है जी 12, और जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है जी 5। इनके स्क्वायर्स लेते हैं तो ऊपर 7 के मॉड को खोलेंगे, ये -7 मॉड, और नीचे आप जानते हैं कि जो 12 है इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 144, और जब 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25, और जब अंडर रूट टेकअप करें तो यू विल गेट 7/169 अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा 7/13। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आता है 7/13। तो यह मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो मैं डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर रहा हूं वो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ax1 प्लस by1 प्लस c, और ओवर में क्या आता है, ओवर में आ जाएगा a² प्लस b² स्क्वायर रूट। तो ये मैंने इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो जो रिजल्ट आया वो आप वहां हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लाइंस दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। याद रखें कि आप पहली लाइन का स्लोप निकालें और देखें रिजल्ट क्या आता है। तो जो अगर मैं पहली लाइन का स्लोप लूं m1, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी दिस वन, ओवर नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओवर कोफिशिएंट ऑफ y यानी b1। इसी तरह दूसरे का स्लोप निकालते हैं तो वो कितना आएगा, -a2 ओवर नेगेटिव ओवर b2। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसे कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड कर दें तो स्लोप मिल जाता है, साथ आपने नेगेटिव साइन डालना है। अच्छा अब वो कहता है परपेंडिकुलर कब होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जनाब कि इन दोनों स्लोप्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आना चाहिए। अब पहला स्लोप है -a1 ओवर b1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -a2 ओवर b2 से, तो रिजल्ट आना चाहिए -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या आता है, तो यहां आ जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू ये -b1 b2 आ जाएगा।
अच्छा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसे अगर आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो इसे लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो देखें ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, कि a1 a2 और प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो दो बातें याद यहाँ पर पता लगी हमें कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीकाकार ये होता है कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसी तरह दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। फिर परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों को स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, m1 और m2 दोनों के स्लोप्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो पैरेलल के लिए क्या शर्त होती है, मैं ये बता दूं कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है जी। तो ये अगर दोनों स्लोप्स बराबर हों तो लाइंस पैरेलल, पैरेलल के लिए ये दो लाइनें सिंबल में लगा देते हैं, पैरेलल होंगी ये दो लाइंस अगर स्लोप बराबर हों। और स्लोप दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी कब, जब इनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए -1। दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 आए तो परपेंडिकुलर होगी। अब आप ये देखें कि दोनों के स्लोप्स बराबर, तो कहाँ लिखा है दोनों के स्लोप्स बराबर, m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा करते हैं कि ये जो पैरेलल वाला स्लोप है इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं कि अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हों तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये ऑप्शन सी में ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन 26 में अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉन वर्टिकल लाइन देन स्लोप। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लोप जब भी लेना है, स्लोप हमेशा टेंजेंट अल्फा की शक्ल में लिया जाता है। तो ये टेंजेंट अल्फा देखें कहाँ, ए ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन 27 में कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज। हाँ जी, 30 डिग्री हो तो कैसे, हाँ जी कैसे लेते हैं स्लोप, वेरी सिंपल। ये स्लोप आपको बताया है कि स्लोप जब भी लेना हो ये बराबर होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है जी, जितना भी एंगल है। अब एंगल आपको दिया हुआ है 30, तो टेन 30 ले लें, टेन 30 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये देखें, ये ऑप्शंस में बी ऑप्शन है, टेंजेंट की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है, स्लोप की जो वैल्यू दी गई है। अब कहता है इफ बी इज ग्रेटर देन 0 द पॉइंट दिस इज अबव द लाइन इफ। हाँ जी, ये एक ही स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है कि अबव द लाइन उस वक्त होती है जब आप किसी भी पॉइंट को इक्वेशन में पुट करें अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब देख, ग्रेटर देन 0 में आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, किसी भी पॉइंट को इक्वेशन में पुट करें, अगर आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो जो लाइन है, वो जो पॉइंट है वो लाइन के अबव एग्जिस्ट करेगा। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट जो है वो लाइन से बिलो एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। द टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो यानी 90 का एंगल बना रहे हो, और कॉल्ड, तो उन लाइंस के बारे में हम क्या कहते हैं, और कॉल्ड। तो इनमें कोऑर्डिनेट्स ये तो नहीं हो सकता, मीडियंस ये भी नहीं हो सकता, रेडियाई भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है एल्टीट्यूड्स। ठीक है, जो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी उन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि वो एक दूसरे पर एल्टीट्यूड है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें जी, स्लोप ऑफ द लाइन दिस। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया है जिसमें स्लोप फाइंड करने का तरीका बताया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपने स्लोप फाइंड करना हो तो स्लोप को जाहिर करते हैं टेंजेंट अल्फा से। और कैसे निकलता होता है, एक तरीका निकालने का ये है कि नेगेटिव लिखें, यहां लिखें ऊपर कॉफिशिएंट लिखें ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है, और नीचे क्या लिख दें, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो बहुत सिंपल है, देखें एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स के साथ क्या है, ए है मौजूद, और y के साथ क्या है, b, और शुरू में आपने क्या लगा देना, नेगेटिव साइन। तो इस तरह से नेगेटिव a ओवर b ये आपका स्लोप होगा इस गिवन लाइन का। तो नेगेटिव a ओवर b कहाँ दिया हुआ है जी, सी ऑप्शन में। तो इस तरह से आप आसानी से इसको क्लिक करके आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया ये गया है कि मिड पॉइंट फाइंड करें। तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट के लिए आप m से रिप्रेजेंट कर दें कि मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है किसी भी पॉइंट x y का। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो आपको पहला x वाला पॉइंट दिया हुआ है इसके x ऑर्डिनेट अब्सीसा को लें, 8 है, और दूसरे पॉइंट का जो अब्सीसा है वो 2 है, इन दोनों को ऐड करके जनाब 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह जो दूसरा
ऑर्डिनेट है, इधर 3 है और उधर है -1, इन दोनों को भी प्लस करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा जी -6/2 होगा, जबकि यहाँ पर होगा 2/2। और आप जानते हैं 6 को 2 पे डिवाइड करें तो -3 आएगा और इधर 1, तो -3 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट है वो होगा -3 और 1। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहा क्या क्या कहा गया है, कहते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो ये कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, द न्यू एक्सिस इज कैपिटल OX एंड कैपिटल OY, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर गिवन, फाइंड द कैपिटल X एंड कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स। तो जनाब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं इन्हें आप नाम दे दें स्मॉल x और स्मॉल y का। कहता है ये आपको गिवन है, तो आपने पॉइंट जो कैपिटल X और कैपिटल Y है वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने याद ये रखना है कि कोऑर्डिनेट्स को रोटेट किया गया है, नए कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो फार्मूले हैं वो इस केस में दो हैं। अगर आपने न्यू कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, कैपिटल एक्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है एक्स कॉस थीटा और प्लस होता है जी वाई साइन थीटा। इसी तरह अगर आपने न्यू वाई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है वाई कॉस थीटा और माइनस होता है जी एक्स साइन थीटा। अब आपको जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उनको पुट करें और सिंप्लीफाई करें। तो देखें ज़रा हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं जी। अगर हम बात करें स्मॉल एक्स की, दैट वाज -5, कॉस एंगल कितना दिया हुआ है जी 30 डिग्रीज, वाई की वैल्यूज़ हैं 3, साइन में 30 डिग्रीज, कैलकुलेट करते हैं तो -5 कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, जबकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम ले लें आप, तो -5 इंटू √3 प्लस आ जाएगा 3 ओवर आ जाएगा 2। तो दिस इज, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 5 इंटू √3/2, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह अगर आपने वाई कोऑर्डिनेट को ढूंढना है तो इसमें वाई की वैल्यूज को पुट करें तो क्या आ जाएगा 3 cos 30 माइनस इंटू -5 साइन 30, इवेल्युएट करते हैं, cos 30 की वैल्यू क्या होती है जी √3/2, जबकि ये आ जाएगा जी साइन 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 और प्लस आ जाएगा जी 5। तो इस तरह जो न्यू एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे उसे आप P कैपिटल X कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगा देखें, X की वैल्यूज क्या आई थी आपके पास, दैट वाज 3 माइनस 5 इंटू 3 मुझे ये इरेज करना होगा, 5 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो इट शुड बी 5 इंटू √3 ओवर 2, तो कॉमा दूसरी वैल्यू आपके पास क्या निकली है जी 3 इंटू √3 प्लस 5/2। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कहता है 2 पॉइंट्स P एंड O प्राइम आर गिवन इन द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम का में आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज दी गई हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है, फाइंड द कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो ये कहता है जो पॉइंट कैपिटल X कैपिटल Y है उसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है आपने। रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस, और उनको ट्रांसलेटेड एक्सिस में आप जब मूव करते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो पहला पॉइंट होता है उसको H कहते हैं और दूसरे को K। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी वेरिएशन आई है वो आपको बता दी गई है, वो है H और K। तो आपने यहाँ बताना क्या है कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है कितने हैं। तो देखें जो ट्रांसलेटेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है स्मॉल x माइनस एच,
और अगर आपने y ढूंढना है कैपिटल Y, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है स्मॉल y माइनस के। तो वेरी सिंपल, आप इसमें से h और k की वैल्यूज लें, और तो देखें x कितना था -2, और जो h है वो आपके पास कितना है -3। तो आप इनको पुट करें, यू विल गेट -2 + 3, तो आपके पास रिजल्ट आता है जी 1। इसी तरह अगर आपने कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या होगा, y -2 कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, कहता है द कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के गिर्द रोटेट कराया गया है, जबकि पॉइंट आपको क्या दिया है, 5 और 3 दिए हुए हैं। तो 5 और 3 का मतलब आपको स्मॉल x और स्मॉल y दिए गए हैं, एंगल आपको 45 दिया गया है। तो आपने क्या करना है, फाइंड कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X और कैपिटल Y है वो आपने फाइंड करना है। आप जानते हैं कैपिटल X कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें x इज इक्वल टू, तो x cos थीटा होता है और प्लस y sin थीटा है। जबकि अगर आपने कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है तो वो क्या होता है जी, वो होता है -x sin थीटा, जबकि y cos थीटा। तो इन पॉइंट्स के अंदर आप वैल्यूज को एंटर करना शुरू करें। तो जब स्मॉल x की वैल्यू देखें तो यहाँ 5 थी, cos यहाँ 45 डिग्रीज है, कैपिटल Y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू आपके पास 3 है, साइन यहाँ 45 डिग्रीज है। तो आपको पता है कि जी साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू बराबर होती है, और वो होती है 1/√2। तो यहाँ दोनों की वैल्यूज आप एंटर कर दें तो ये आ जाएगा जी, एलसीएम ले लें √2, तो ये आ जाएगा 5 + 3, तो 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से 8/√2 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरे वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो देखें वो क्या आती है। यहाँ आप x की जगह पुट कर देंगे 5 साइन 45, और y की जगह पुट करेंगे 3, तो ये cos 45 है। अगेन cos 45 और sin 45 की वैल्यूज बराबर होती हैं, यानी दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप यहाँ एलसीएम ले लें, यू विल गेट √2, तो ये -5 + 3, तो ये आ जाएगा जी -2/√2। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, -2 है ओवर √2 है, तो ऐसा करें √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, √2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये आ जाएगा -2 × 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो -√2 भी इसका रिजल्ट लिखा जा सकता है। इसी तरह ये जो रिजल्ट है, आप चाहें इसको सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 8 × √2/2, तो 2 4 था 8, तो 4 × √2। तो बहरहाल कहने से मुराद ये है कि जो फाइनल पॉइंट आपको ढूंढना है कैपिटल X कैपिटल Y, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X की जगह पे आप लिख देंगे 4 × √2, जबकि Y वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा √2। अब हमें देखना है कि ट्रांसलेशनल एक्सेस क्या होती हैं। तो अब तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के बाद आपके जहन में बार बार ये बात आ रही होगी कि ट्रांसलेशनल एक्सेस क्या है। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी कुछ मिसाल देना चाहूँगा। आप यूँ समझें कि जैसे आप इनिशियली यहाँ किसी जगह खड़े हैं, बल्कि आप एक बस में बैठे हुए हैं। ये एक बस है जो इनिशियली ओरिजिन पर यानी अपने स्टेशन पर खड़ी हुई है। आप इसमें बैठे हैं और आपकी ये पोजीशन है। आपकी ये जो पहले वाली पोजीशन है, इसके लिए आप लाजमी तौर पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। फर्ज कर लें एक्स एक्सिस का फासला स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, जबकि वाई एक्सिस से जो इसका फासला है आपका, ये जो शख्स यहाँ बैठा हुआ है, इसकी जो लोकेशन है फर्ज कर लें वाई है।
तो आप कहेंगे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ओके, अब क्या होता है कि ये बस यहां से चल पड़ती है इनिशियली, ये यहां से चलने के बाद किसी नई पोजीशन पर पहुंच जाती है। अब फर्ज कर लें यहां से ये बस चली और यहां पहुंच गई, तो ऐसी सूरत में क्या आप कहते हैं, आप कहते हैं पहले हमारा ओरिजिन था 0 0, फिर जब ये बस चली तो हम बस के अंदर बैठे हुए, तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशन तो बज़ाहिर तो चेंज नहीं हुई, लेकिन बस की तब्दीली की वजह से हम किसी नई पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो बस इस वक्त कहां पहुंच चुकी है जी, पूरी की पूरी जो बस है वो ट्रेवल करके इस वक्त यहां पहुंच चुकी है। दिस इज द न्यू पोजीशन, ये जो ओ प्राइम है ना, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बस। और ये पी से मुराद क्या है, पी से मुराद उस शख्स की लोकेशन है या उस शख्स की पोजीशन है जो इस बस के अंदर बैठा हुआ था। तो बस की मुंतकली की वजह से वो शख्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर गया। तो आप क्या कहेंगे कि उस शख्स की नई पोजीशन क्या है, आप कहेंगे जितना फासला बस ने कवर किया है वो एच है, और जो उस शख्स की पोजीशन अब नए ओरिजिन के लिहाज से है वो है एक्स, कैपिटल एक्स। तो इस तरह क्या कहेंगे, इस तरह ये कहेंगे कि अगर आपने ओरिजिन के लिहाज से देखना है कि वो कितना दूर जा चुका है, तो आप कहेंगे क्या कि उसका फासला होगा x प्लस एच। इसी तरह अगर आपने y पोजीशन को बताना है स्मॉल y, तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल Y प्लस k। तो ये इसकी नई लोकेशन होगी। अब जहां तक ताल्लुक है रोटेशन का, अगर आपने रोटेशन को समझना है तो आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक दरवाज़ा मौजूद है। ठीक है जनाब, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे की ये लोकेशन जो है फ़र्ज़ करें इसे पी ऑफ एक्स वाई कहते हैं। अगर आप इस दरवाजे को घुमाते हैं तो घुमाने पर क्या होगा, ये दरवाज़ा किसी नई जगह पर पहुंच जाएगा। जो नई जगह जहां आप अप्रोच करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो इस दौरान इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, और इस दौरान इसने कुछ एंगल भी कवर किया है। तो इस तरह से अगर आपने नई पोजीशन का पता लगाना है तो इसके लिए क्या होगा, पहले वाली जो इसकी पोजीशन थी स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ द एंगल, जितने एंगल के थ्रू रोटेशन हुई, फिर क्या होगा स्मॉल वाई इंटू साइन थीटा। और कैपिटल वाई यानी वाई वाली पोजीशन कैसे पता लगेगी, ये होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट रोटेट करके नई जगह पहुंच चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि नई रोटेशन के बाद ये फर्ज कर लें आपके पास पहले वाली एक्सेस थी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये वाली पहली एक्सेस थी। अब ये क्या हुआ, ये एक्सेस रोटेट करके किसी नई पोजीशन पे टिल्ट हो गई। तो नई पोजीशन पे जब टिल्ट हुई तो नई जो एक्सिस है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आई है। तो आप इसके मुताबिक जब आप लोकेशन ढूंढेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला बाकायदा आपको दो दिए गए हैं, इससे आप पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो आखिरी बात क्या कि अपने इंतहाई कीमती वक्त को सही यूटिलाइज करने के लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला और पूरे लेक्चर को सुना। तो होप अगर इससे कोई आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें इसको और आगे बढ़ें। और अगर आपको कुछ फील होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो इसमें रह गया है, तो वो मुझे आप कमेंट कर दें ताकि मैं अगले लेक्चर में अगले लेसन में आपको वो चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँ। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, बहुत गर्मी है, पानी ज़्यादा पिएं। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।